Hello everyone, this is Umesh and you are watching New Ed. So आज हम पढ़ने वाले हैं the adverb. An adverb is a word which gives additional information about verb, adverb, adjective or any part of speech. तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा adverb होता है वो किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है. जैसे राम रन्स क्विकली, यहाँ पे जो रन्स है वो बहुत ही क्विक हो रहा है, मतलब जो दौड़ने की प्रक्रिया है वो बहुत ही क्विक है. तो यहाँ पे जो दौड़ने की प्रक्रिया को और मॉडिफाई किया गया है क्विक वर्ड के तौर पे. तो यहाँ पे जो क्विक है वो एक एडवर्ब है. तो चलिए हम देखते हैं. एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच गिव्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन और मॉडिफाइज एनी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन. तो कह रहा है यहाँ पे जो एडवर्ब होगी वो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर सेंटेंस के किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर सकती है. चलिए हम देखते हैं कुछ एग्जांपल. जैसे श्याम रन स्लोली, तो यहाँ पे जो रन्स है ये हमारी वर्ब है और यहाँ पे जो स्लोली है ये इस रन के बारे में और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो किस तरह दौड़ रहा है. तो हम देखेंगे जो दौड़ने की प्रक्रिया है वो बहुत ही स्लो है, यानी कि स्लोली जो है हमारा ये एडवर्ब है और यहाँ पे वर्ब के रिगार्डिंग यूज़ हुआ है. तो हम अगला देखते हैं जो हमारा वो है सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल. तो यहाँ पे जो यूज़ हुआ है एडवर्ब वो है वेरी और यहाँ पे हमने जिसके रिगार्डिंग यूज़ किया है वो है ब्यूटीफुल. तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है वो हमारा एडजेक्टिव है और यहाँ पे जो यूज़ हुआ है हमारा एडवर्ब वो एडजेक्टिव के रिगार्डिंग यूज़ हुआ है. तो अगला हमारा है वो है ही वॉक्स वेरी केयरफुली. तो यहाँ पे जो चलने की प्रक्रिया है वो बहुत ही केयरफुल है. तो यहाँ पे जो केयरफुली है वो हमारा एडवर्ब पहले से ही है और इसको मॉडिफाई करने के लिए एक एडवर्ब वेरी का यूज़ हुआ है. तो यहाँ पे जो है वो एडवर्ब के रिगार्डिंग यूज़ हुआ है. अगला एग्जाम्पल है हमारा दे लिव्ड एग्जैक्टली अंडर माई रूफ. दे लिव्ड एग्जैक्टली अंडर माई रूफ. तो यहाँ पे जो है एडवर्ब वो है एग्जैक्टली और ये यहाँ पे एक प्रीपोजिशन के पहले जुड़ा है अंडर. तो यहाँ पे जो एग्जैक्टली है वो प्रीपोजिशन के रिगार्डिंग यूज़ हुआ है. हमारा एग्जाम्पल है ही कम ओनली व्हेन आई एम नॉट हियर. तो यहाँ पे जो ओनली है वो हमारा एडवर्ब है और यहाँ पे जिस पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में वो बता रहा है वो है कंजंक्शन. व्हेन एक कंजंक्शन है जो इन दो वाक्यांशों को जोड़ रहा है. ओनली यहाँ पे हमारा कंजंक्शन के बारे में कंजंक्शन को मॉडिफाई कर रहा है. तो यहाँ पे ओनली जो हमारा एडवर्ब है. पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा एडवर्ब है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आकर पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर दे. फॉर एग्जाम्पल पॉसिबली यू आर राइट. तो यहाँ पे जो कह रहा है कि पॉसिबली यू आर राइट, यहाँ पे पूरे सेंटेंस को ही ये मॉडिफाई कर रहा है. जो हमारा एडजेक्टिव है पॉसिबली ये पूरे सेंटेंस को, होल सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है. तो यहाँ पे ऐसी भी सिचुएशंस आ सकती हैं. और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जब भी एडवर्ब किसी आता है, मतलब जब भी एडवर्ब का यूज़ होता है तो हमेशा उसका उस वर्ड से पहले यूज़ किया जाता है जिसको वो मॉडिफाई करता है. फॉर एग्जाम्पल द बॉक्स इज़ टू हैवी. तो यहाँ पे जो ये एडजेक्टिव हमारा यूज़ हुआ है टू, ये हैवी को मॉडिफाई करने के लिए किया गया है जो कि एक एडजेक्टिव है. तो ये एडवर्ब जो है ये टू हमारा एडवर्ब है और ये हैवी एडजेक्टिव है. तो यहाँ पे टू जो है वो हैवी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है या मॉडिफाई कर रहा है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये एडवर्ब है वो एडजेक्टिव के पहले आए. यही है कि जिसको मॉडिफाई करता है एडवर्ब उसके पहले ही उसका यूज़ होगा. पर अब हम यहाँ ये देखेंगे कि हर चीज़ में एक्सेप्शन ज़रूर होता है. जैसे ही इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि मतलब हमने अभी कहा कि या तो बीच में आता है तो पूरे सेंटेंस को बदल देता है. और क्या कहते हैं यहाँ पे जो एडवर्ब होता है वो हमेशा जिसको मॉडिफाई करता है उसके पहले आता है. लेकिन एनफ के केस में ऐसा नहीं है, उसमें अलग होता है. जब भी आता है एनफ तो उसमें एनफ के बाद जो है एडवर्ब लगता है. चलिए हम देखते हैं कैसे. यहाँ पे दिया गया है योर सैलरी इज़ हाई एनफ
फॉर योर वर्क। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो उसकी सैलरी है वो एनफ है। तो यहाँ पे एनफ जो है एडवर्ब का यूज़ हुआ है, जिसमें कह रहा है कि हाई ऊंची है एनफ। तो यहाँ पे एनफ जो एडवर्ब का यूज़ हुआ है वो हाई को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे एनफ जो है हमारा वो एडवर्ब है, लेकिन ये जिसको मॉडिफाई कर रहा है उसके बाद यूज़ हुआ है। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब कि वो कितने काइंड्स के होते हैं और फिर उनके आगे कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने देखा काइंड्स ऑफ एडवर्ब, तो आता है सिंपल काइंड, इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव। तो सिंपल में आ जाते हैं मैम एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, देन एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। और इंट्रोगेटिव में भी यही आते हैं, बस वो वहाँ पे चेंज हो जाता है कि वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाने लगता है। ऐसे ही यहाँ पे रिलेटिव में, तो रिलेटिव में जो है वहाँ पे कंजंक्शन की तरह यूज़ होता है। और यहाँ पे भी टाइम, प्लेस, नंबर, मैनर, डिग्री या क्वांटिटी या रीजन ऑफ अफर्मेशन या निगेशन के बारे में बात होती है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो मॉडिफाई करता है सेंटेंस के किसी भी पार्ट को एक टाइम को बताने के लिए, कि मतलब वो काम जो है किस टाइम पर हो रहा है। तो जैसे ही केम लेट, तो यहाँ पे लेट जो है वो टाइम को बता रहा है कि वो लेट आया। यहाँ पे लेट जो है वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। ऐसे ही है आई हैव सीन दिस बुक बिफोर, इस बुक को मैंने पहले देखा है। बिफोर जो है वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। अगला है कॉल हिम अर्ली, अर्ली यहाँ पे जो है वो उसको बुलाने की बात की जा रही है, जल्दी बुलाने की। तो यहाँ पे जो अर्ली है वो भी एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे। तो और ये भी है कि मतलब कि हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम को हम कैसे जानेंगे। तो कह रहा है कि क्रिया के लास्ट में हम व्हेन वर्ड का यूज़ करके हम स्पॉट कर सकते हैं कि वो कहाँ है, कौन सी है वो एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे व्हेन, तो कॉल हिम अर्ली, व्हेन टू कॉल हिम, तो यहाँ पे व्हेन टू कॉल हिम उससे हो गया कि उसको हमको जल्दी बुलाना है। तो अर्ली जो है हमारा वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये हमको पता चल गया। तो हम कुछ एग्जांपल्स हैं कि मतलब क्या हो सकते हैं जो हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम है वो है, जैसे नाउ, लेट, डेली, देन, बिफोर, ऑलरेडी, सिंस, टुडे, आफ्टरवर्ड, सून, अगो, टुमारो, यस्टरडे एट्सेट्रा। तो ये था हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगला जो हमारा वो है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। तो ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं वो मॉडिफाई करते हैं ताकि हमको पता चल सके कि वो किस जगह की बात हो रही है। जैसे ही गोज देयर, तो यहाँ पे देयर जो है वो एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। राम कम्स हियर, यहाँ पे हियर जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कम इन, गेट आउट, इन वाक्यों में भी आई और आउट, इन और आउट जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो और कह रहा है कि जो मतलब इनको स्पॉट करने के लिए हम वेयर का यूज़ करते हैं। वेयर इज यूज्ड टू स्पॉट द एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। जैसे मतलब ही गोज देयर, वेयर डज ही गो, तो वो कहाँ जाता है, तो वो वहाँ जाता है। तो यहाँ पे जो वेयर है यूज़ किया जाता है स्पॉट करने के लिए कि कहाँ पे है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। तो कुछ हमारे पास एडवर्ब्स हैं जो प्लेस के बारे में बताते हैं, जैसे देयर, हियर, अबव, आउट, नियर, बिलो, फार, विदिन, हाइदर, थाइदर, इनवर्ड, बिहाइंड, बैकयार्ड एट्सेट्रा। तो ये थे हमारे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। द नेक्स्ट काइंड ऑफ adverb is adverbs of number. So these adverbs are used to modify to point out the count of work, कि मतलब कितनी बार कोई भी कार्य हुआ है। जैसे I have read this book twice, तो यहाँ पे twice जो है वो बुक के दो बार पढ़े जाने की विशेषता को बता रहा है कि जो पढ़ा है उसने 2 बार पढ़ा है। वैसे ही he will again come here, तो यहाँ पे जो again है वो भी एक adverb of number है कि वो फिर से दोबारा आएगा या एक बार फिर आएगा। वैसे ही आई हैव टोल्ड यू वंस, यहाँ पे वंस जो है वो एडवर्ब ऑफ नंबर है। तो और यहाँ पे ये हमारा था एडवर्ब ऑफ नंबर। तो एडवर्ब्स ऑफ नंबर को पहचानने के लिए बताया जाता है कि हम वाक्य में हाउ ऑफन का यूज़ करके निकाल सकते हैं। जैसे आई हैव रेड दिस बुक ट्वाइस, हाउ ऑफन हैव यू रेड दिस बुक। तो इस तरह से वहाँ पे कितनी बार पढ़ा है, तो ट्वाइस यहाँ पे हाउ ऑफन लगा के हम एडवर्ब ऑफ नंबर का पता लगा सकते हैं। और इसके और एग्जांपल हैं जैसे ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज एट्सेट्रा। द नेक्स्ट काइंड ऑफ सिंपल एडवर्ब्स इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो मतलब इसमें एडवर्ब्स ऑफ मैनर में जो होता है वो कार्य के होने के मैनर को बताता है। इट एक्सप्लेन्स अबाउट द मैनर ऑफ डूइंग वर्क। फॉर एग्जाम्पल द गर्ल sang स्वीटली,
यहाँ पे जो स्वीटली है उसके मैनर को बता रही कि वो उसने किस तरह से गाया, उसने बड़े ही मीठे तरह से गाया। जैसे ही स्पीक्स क्लियरली, तो यहाँ पे भी उसके क्लियर बोलने की बात को बताया गया है, मैनर को बताया गया है। जैसे ही वॉक्स स्लोली, यहाँ पे स्लोली जो है वो उसके चलने के मैनर को बताया है उसके, कि वो स्लोली चलता है। उसी तरह दे रन्स फास्ट। तो ये था हमारा एडवर्ब्स ऑफ मैनर। और एडवर्ब्स ऑफ मैनर को स्पॉट करने के लिए हम सेंटेंस के वर्ब के लास्ट में हाउ का यूज़ करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उसमें से कौन सा या क्या लगा हुआ है एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे द गर्ल sang स्वीटली, हाउ द गर्ल सिंग्स, ठीक, या हाउ द गर्ल sang, यहाँ पे हो जाएगा द गर्ल sang स्वीटली। यही होता है कि हाउ का यूज़ हम करते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर को जानने के लिए। इसके कुछ और उदाहरण हो सकते हैं, जैसे प्रोबेबली, क्लियरली, हार्डली, बैडली, नाइसली एक्सेट्रा। अगला जो हमारा एडवर्ब है वो है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, इसमें ये मतलब डिग्री या क्वांटिटी के बारे में बताता है हमारे। तो जैसे आई एम फुल्ली रेडी, तो यहाँ पे जो उसकी डिग्री को बता रहा है, उसके स्टेट को बता रहा है कि वो फुल्ली रेडी है। जैसे ही इज़ वेरी क्लेवर, तो यहाँ पे उसकी चतुरता को बताया गया, ही इज़ वेरी क्लेवर। तो यहाँ पे वेरी जो है वो एक एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी है। उसी तरीके से ही इज़ रिच एनफ टू बाई अ न्यू कार, तो यहाँ पे जो एनफ है वो भी एक हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है या क्वांटिटी है, जो उसके रिच होने की स्टेट को, डिग्री को बता रहा है। तो यहाँ पे हम मतलब ये हो गया हमारा एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। तो अब हम ये जान लेते हैं कि इनको हम पहचान कैसे सकते हैं या इनको हम स्पॉट कैसे कर सकते हैं किसी सेंटेंस में। हाउ मच, इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट इज यूज्ड टू स्पॉट एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। तो इसके और कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे सम, वेरी, लिटिल, सो, क्वाइट, ऑलमोस्ट, रादर, समव्हाट एक्सेट्रा। तो अगला जो एडवर्ब है वो है एडवर्ब्स ऑफ रीज़न। मतलब इसमें जो हमारा रीज़न ऑफ वर्क डन, यानी कि जो कार्य किया गया है उसका क्या रीज़न हो सकता है उसके बारे में बताने की कोशिश करता है। जैसे ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, तो यहाँ पे कुछ कारण रहा होगा जिसको बताया गया है ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल। तो यहाँ पे जो देयरफॉर है वो हमारा एडवर्ब ऑफ रीज़न है। उसी तरह शी इज़ हेंस अनेबल टू गो, तो यहाँ पे भी वो कुछ कारण था जिसकी वजह से वो जाने में असक्षम थी, तो यहाँ पे था हेंस जो है वो एक हमारा एडवर्ब ऑफ रीज़न है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसको ज्ञात करने के लिए, स्पॉट करने के लिए सेंटेंस में कि कहाँ है और क्या है, हम वाई का प्रयोग करते हैं। जैसे वाई ही लेफ्ट द स्कूल, ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, तो यहाँ पे देयरफॉर जो है वो हमारा एक एडवर्ब ऑफ रीज़न है। तो यहाँ पे रीज़न कुछ था, रीज़न को यहाँ नहीं बताया गया, लेकिन उस रीज़न को बताने के लिए यहाँ पे देयरफॉर और यहाँ पे हेंस का यूज़ किया गया है। तो और कह रहा है कि देयरफॉर और हेंस जो है यही मोस्ट लाइकली यूज़ होते हैं हमारे द एडवर्ब ऑफ रीज़न में। तो अगला जो एडवर्ब है वो है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, मतलब कि स्वीकृति का, जिसमें एक्सेप्टेंस हो कि हाँ ये काम मैंने किया है, जिसमें एक्सेप्ट कर लिया जाए, वहाँ पे होता है द एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। तो फॉर एग्जांपल येस ही वेंट देयर, यहाँ पे येस जो है वो उसके स्वीकृति को बता रहा है कि हाँ उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ वो वहाँ गया था। आई सर्टेनली वेंट, तो यहाँ पे जो सर्टेनली है वो भी बता रहा है कि वो वहाँ पे गया था, यहाँ पे भी वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि वो वहाँ गया था। तो इसको पहचानने के लिए हम मतलब ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन कर लेते हैं कि आप वहाँ गए थे, तो खुद ही बताएगा कि हाँ मैं वहाँ गया था, या हाँ सर्टेनली आई वेंट देयर, या उसी तरीके से वी कैन आस्क देम दैट दे वर देयर और दे हैव डन दैट वर्क और नॉट, टू आस्क देयर एक्सेप्टेंस और अफर्मेशन। तो some examples of adverbs of affirmation are yes, surely, certainly, undoubtedly, etc., in which we can find that they are accepting or they are affirmating what they have done. तो अगला जो एडवर्ब है वो हमारा है एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन, मतलब कि नेगेटिविटिज्म विद डिनायल, सिचुएशन ऑफ डिनायल। जब हम किसी चीज़ को मना कर देते हैं कि हमको ऐसा नहीं करना है या हमने ऐसा नहीं किया, तो वहाँ पे होता है हमारा एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन। फॉर एग्जांपल ही डज नॉट नो मी, तो यहाँ पे नॉट जो है वो यहाँ पे बता रहा है कि वो उसको नहीं जानता है। ही डज नॉट नो मी, तो यहाँ पे जो ही है
वो नहीं जानता है मुझे। तो यहाँ पे नॉट जो है वो एक एडवर्ब ऑफ निगेशन है। सेम हियर, ही विल नेवर सी हिम अगेन, तो उसको फिर से दोबारा नहीं देखेगा कभी भी। तो यहाँ पे नेवर जो है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन है। उसी तरीके से ही हैज़ गॉन, सॉरी हैज़ ही गॉन, क्या वो चला गया? नो ही हैज़न्ट। यहाँ पे जो नो है वो उसके ना जाने के तरफ बता रहा है और बता रहा है कि वो नहीं गया है, तो ये भी हमारा एडवर्ब ऑफ निगेशन है। तो यहाँ पे इसको हमको पहचानने के लिए इसको हम सीधे सीधे पहचान सकते हैं कि जब भी कोई डिनाइल की बात आए कि मतलब मना कर रहा है कि ऐसा नहीं हुआ है, तो वहाँ पे हमारा जो वर्ड होगा वो एडवर्ब ऑफ निगेशन का होगा। और एग्जैक्ट इसके कुछ एग्जांपल हैं, नो, नॉट, नेवर एट्सेट्रा। वैसे नो, नॉट और नेवर यही तीन मैक्सिमम टाइम पे यूज़ होते हैं और बाकी वर्ड्स शायद ही होंगे। तो ये जो तीन है यही मैक्सिमम टाइम एडवर्ब्स ऑफ निगेशन होते हैं। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एडवर्ब के पास। जैसे अभी हमने ये सिंपल में आते थे, तो अब हम इंट्रोगेटिव में पढ़ेंगे। तो हमारा ये अगला एडवर्ब है वो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स जो है वो दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, दे ऑलवेज कम्स in beginning of the sentence. For example, when will you go home? तुम घर कब जाओगे? In this sentence, when is used in starting of the sentence, and this is explaining or asking about time, that when will you go home. तो यहाँ पे जो when है वो टाइम को पूछ रहा है कि कब जाओगे। तो हमने जैसे सिंपल एडवर्ब्स में पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, सॉरी उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, तो इसमें भी एडवर्ब ऑफ टाइम, देन प्लेस, देन नंबर, देन रीज़न एंड देन मैनर। तो यहाँ पे भी होंगे वही, लेकिन जो यहाँ पे यूज़ होंगे वो प्रश्न पूछने के लिए या क्वेश्चन करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। तो उसी तरीके से व्हेन विल यू गो होम में टाइम का है। वेयर इज़ श्याम एट प्रेजेंट, तो यहाँ पे वेयर जो है वो हमारा प्लेस का है, तो ये यहाँ पे जो ये प्लेस से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा गया इसलिए ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। उसी तरीके से हाउ मेनी, तो यहाँ पे नंबर को पूछा गया है, तो यहाँ पे जो है वो हमारा नंबर का होगा। सेम हियर, व्हाई डिड ही बीट हिम, तो यहाँ पे व्हाई जो है ये रीज़न को पूछा गया है। तो ये भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब है लेकिन रीजनेबल। ओके, उसी तरीके से हाउ डिड ही डू दिस, तो यहाँ पे मैनर को कि वो किस तरह से उसने किया, तो यहाँ पे भी वो मैनर को पूछ रहा है। तो यही है कि मतलब जिस तरीके से हमारे सिंपल एडवर्ब्स थे, टाइम से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड, नंबर से, रीज़न से, मैनर से रिलेटेड, उसी तरीके से इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स भी हैं, जैसे व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ मेनी, व्हाई, हाउ। सो दीज वर द इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। द नेक्स्ट काइंड ऑफ एडवर्ब इज रिलेटिव एडवर्ब्स। तो मतलब कह रहा है कि दीज join two sentences and indicate towards time, place, reason, manner, etc. तो कि इसका कहने का मतलब है कि जो रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं वो दो सेंटेंसेस को, दो वाक्यों को जोड़ते हैं और फिर उनके उसमें आने वाले समय या प्लेस या रीज़न या मैनर के बारे में बताते हैं। जैसे आई नो वेयर ही वॉज बोर्न, तो यहाँ पे प्लेस से रिलेटेड बात हुई है कि वो कहाँ पैदा हुआ था। तो वेयर जो है यहाँ पे कंजंक्शन की तरह दो सेंटेंसेस को जोड़ भी रहा है और फिर प्लेस को भी बता रहा है कि वो उसका जन्म कहाँ हुआ था। उसी तरीके से ही नोज व्हेन राम विल कम, तो यहाँ पे व्हेन जो है वो टाइम को दिखा रहा है कि वो कब आएगा, और ही नोज और राम विल कम को जोड़ने का भी काम कर रहा है। तो ये कंजंक्शन भी है और टाइम एक्सप्लेनिंग रिलेटिव एडवर्ब भी है। उसी तरीके से दिस इज़ वाई आई लेफ्ट द पार्टी, तो यहाँ पे वाई जो है वो रीज़न को बता रहा है कि उसने पार्टी को क्यों छोड़ा, और ये रीज़न बता रहा है कि उसने पार्टी को क्यों छोड़ा, और यहाँ पे इन दो सेंटेंसेस को जोड़ भी रहा है। तो ये रिलेटिव एडवर्ब है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं वो पहले आई हुई नाउन या प्रोनाउन के बारे में संकेत करते हुए उसके बारे में या टाइम, प्लेस या रीज़न के बारे में बताते हैं। जैसे आई नो वेयर ही वॉज बॉर्न, तो यहाँ पे हियर जो है ही के बारे में ही बता रहा है, लेकिन उसकी जगह के बारे में बता रहा है कहाँ पैदा हुआ था, लेकिन इंडिकेट जो है इनडायरेक्टली वो ही की तरफ कर रहा है। वैसे इसमें राम की तरफ कर रहा है और वाई जो है आई की तरफ कर रहा है। ठीक, तो ये था हमारा रिलेटिव एडवर्ब्स।
तो अभी हमने पढ़ा काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स और अब हम देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स की एडवर्ब्स कि हम कैसे एडवर्ब्स को बना सकते हैं। जैसे एडिंग ly इन एडजेक्टिव्स कि हम किस तरह से एडजेक्टिव्स में ly जोड़कर हम उनको एडवर्ब्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एबल को हम ly जोड़ेंगे तो ये ई जो है वो हट जाएगा तो ABLY हो जाएगा एबली के। वैसे ही जैसे ये चीयरफुल है तो चीयरफुली हो जाएगा CHEERFU और ये सिंगल एल की जगह हम डबल एल लगा लेंगे तो ये हो जाएगा चीयरफुली। उसी तरीके से मॉडेस्ट है तो वो हो जाएगा मॉडेस्टली और इसी तरह के स्ट्रेंज जो है वो हो जाएगा स्ट्रेंजली। तो ये थे हमारे एडजेक्टिव्स में ly जोड़कर बनने वाले एडवर्ब्स। उसके बाद है कि हम कुछ सफिक्सेस यानी कि उसके बाद में जोड़कर कुछ बना लेते हैं। जैसे वाइज वेज वर्ड, तो जैसे यहाँ पे देखिए क्रैब वाइज, क्रैब होता है मतलब केकड़े की तरह चलना, तो क्रैब वाइज हो गया। साइड वेज, अपवर्ड्स, ऑनवर्ड, बैकवर्ड्स। तो इस तरह से सफिक्सेस को जोड़कर भी हम एडवर्ब्स बना लेते हैं। उसी तरीके से है कि जब हम नाउन्स के साथ मतलब प्रीपोजिशंस के साथ नाउन का यूज़ करते हैं तो भी हमारे एडवर्ब्स बन जाते हैं। जैसे फूट में हमने ए जोड़ दिया, बन गया अ फूट मतलब ऑन फूट। उसी तरीके से बेड पे हमने ए जोड़ दिया, अ बेड, अहेड, अस्लीप, अबैक, असाइड और अवे। इसी तरह से और भी बहुत से बन सकते हैं। फिर हम एडजेक्टिव्स में प्रीपोजिशंस को जोड़कर भी बना लेते हैं, एडिंग एडजेक्टिव्स टू प्रीपोजिशंस। जैसे ब्रॉड एडजेक्टिव में हमने ए प्रीपोजिशन जोड़ दिया तो बन गया अब्रोड। उसी तरीके से अलोंग, अलाउड, अराउंड, बिलो एट्सेट्रा। इसी तरीके से बहुत भी बन सकते हैं हमारे एडजेक्टिव में प्रीपोजिशंस लगा के। उसी तरीके से है फिर एडवर्ब विद प्रीपोजिशंस, हम एडवर्ब में भी प्रीपोजिशन साथ में लगा के बना सकते हैं। जैसे हियर इन, हियर हमारा एडवर्ब है, इन प्रीपोजिशन है। उसी तरह हियर इन, देयर बाय, देयर आफ्टर, हियर विद, देयर ऑफ एट्सेट्रा। इसी तरीके से बहुत बन सकते हैं, हियर विद, देयर विद, ठीक। उसी तरीके से फिर एडवर्ब्स एंड कंजंक्शंस भी जुड़कर हमारा नए एडवर्ब्स की रचना करते हैं। जैसे फार एंड वाइड, नाउ एंड देन, ओवर एंड अबव, आउट एंड आउट एंड फार एंड नियर। तो इस तरह से हमारे आते हैं एडवर्ब्स के फॉर्मेशंस, हम इस तरह से बना सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। वी विल बी कवरिंग the next part of speech, that is preposition, in next video. So that's all. Have a nice day. Thanks, and please don't forget to like, comment, share and subscribe.